वो लड़की मेरे गांव में रहती थी, बहुत ही खूबसूरत और सादगी से भरपूर, और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत भी थी। मान लो कि वो लड़की लड़कों से कम नहीं थी। बातचीत का तरीका किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, ऐसा उस लड़की का बातचीत का तरीका था। और वो लड़की हर किसी का मन मोह लिया करती थी। उस लड़की की एक सहेली भी थी, और वो लड़की जहां भी जाती अपनी सहेली को साथ लेकर जाती थी। उसमें खासियत भी थी, गांव में जब भी वो कहीं से गुजरती तो उसके पास खुद का एक हीरो होंडा बाइक भी था, जिस पर वो हवा के झोंकों की तरह बाइक चलाते हुए गांव की कच्ची सड़क पार कर जाती थी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती, पर अफसोस न जाने कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर वो चले गई। उस लड़की के मरने के बाद एक ऐसा किस्सा कहानी बन गया जिसे दुनिया युगों युगों तक सुनाते रहेगा। लोग उसकी कहानी सुनकर अफसोस करेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आज हम आपको उसी लड़की की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको भी इस कहानी से बहुत सारी सीख हासिल होगी। उस लड़की का नाम था तनीषा। तनीषा मैने की तरह चंचल और खूबसूरत थी। उसकी शादी होने वाली थी, पर एक दिन एक नागिन ने उसे डस लिया और उसकी मौत हो गई। बात यूं हुई कि उस लड़की के घर से थोड़ा आगे एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उस लड़की के 2 भाई थे जो काम करने के लिए गांव से दूर शहर जाया करते थे। वो शहर से पैसा कमाकर आया और अपने घर के सामने एक अच्छा सा घर बनाने का सोचा। घर बनाने के लिए उन्हें पीपल के पेड़ वाले जगह सही लगी। उसने मजदूर मंगवाकर पीपल का पेड़ कटवा दिया। पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था, जिस वजह से वहां पर सांपों की एक जोड़ी रहा करती थी, एक नाग और एक नागिन। उस पुराने पीपल के खो में अपना बसेरा बनाए हुए थे दोनों नाग नागिन। जब पीपल का पेड़ कटने लगा तो उसमें से नाग और नागिन का जोड़ा बाहर निकला। नाग नागिन को देखकर काम करने वाले मजदूर भयभीत हो गए और वहां से भागने लगे। पर तनीषा का भाई जो कि वहीं पर था, वो बड़ा दिलेर था और वो भागा नहीं बल्कि एक बड़ी सी लाठी लाया और उसके बिल को खगोलने लगा। कुछ देर के बाद बहुत से लोगों को जमावड़ा वहां पर इकट्ठा हो गया। सभी नाग नागिन को मारने के लिए लाठी डंडा उठा चुके थे। गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर नाग नागिन का स्थान है, ऐसे में यहाँ पर घर बनाना अच्छा नहीं है। पर तनीषा का भाई अपनी जिद पर था। वो नाग के बिल को खगोलने लगा। कुछ देर के बाद वहां से नाग नागिन का जोड़ा निकला। जोड़ा निकलते ही खेत की तरफ भागने लगा, पर गांव के कुछ लोग लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ गए। बेचारा नाग गांव वालों की प्रकोप से बच नहीं पाया। वो भाग रहा था कि इतने में तनीषा का भाई एक लाठी नाग के सर पर दे मारता है। नाग लाठी के प्रहार पर वहीं पर चित हो गया। नागिन भागने में कामयाब हो गई और भागकर खेत में कहीं पर छुप गई। तनीषा के भाई और गांव के कुछ लोगों ने नाग को लाठी डंडा से इतना मारा कि नाग वहीं ढेर हो गया और मर गया। नागिन दूर खेत में अंदर छुपकर ये सब देख रही थी। लोगों ने नाग को मारकर खेत में गाड़ दिया। उसके बाद फिर से पीपल का पेड़ काटने लगे। घर बनाने का काम फिर से शुरू हो गया। सब कुछ पहले की तरह सामान्य तरीके से चल रहा था। घर बनाने का काम भी शुरू हो गया था, पर कुछ दिनों के बाद नागिन, जो कि बदला लेने की प्रतिशोध में जल रही थी, उसने तनीषा को डस लिया। हुआ कुछ यूं कि सुबह सुबह का समय था। तनीषा अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अभी ठीक से उजाला भी नहीं फैला था और तनीषा को पता भी नहीं चला कि आज सुबह कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके ऊपर नजर जमाए हुए है। नागिन अपना बदला लेने के लिए तनीषा को अपना शिकार बना ली और उसके हाथ में उसने डस लिया। नागिन तनीषा को 1-2 बार नहीं, बल्कि जब तक तनीषा जमीन पर गिर नहीं गई तब तक डसती रही। तनीषा नागिन के विष से मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर गई। कुछ देर के बाद तनीषा की माँ अपने घर के आंगन में आकर देखती है कि उसकी बेटी के मुंह से झाग निकल रहे हैं और वो बेतहाशा मछली की तरह तड़प रही है। अपनी बेटी की हालत देखकर वो दंग रह जाती है। वो चिल्लाकर तनीषा के भाइयों को बुलाती है। दोनों भाई घर से बाहर आते हैं और अपनी बहन का ये हाल देखकर बहुत गमगीन और परेशान हो जाते हैं। तुरंत तनीषा को उठाकर झाड़ फूक करने वाले के पास पहुंचाया जाता है। झाड़ फूक करने वाला बहुत देर तक तनीषा के ऊपर चढ़ा विष को झाड़ता है, पर उस विष का कोई उपाय नहीं था और वो विष नहीं उतरता है। बहुत देर के बाद तनीषा को मृत घोषित कर देता है। तनीषा का भाई और उसकी माँ बहुत रोते हैं, बहुत गमगीन हो जाते हैं। बहुत कुछ करने के बाद भी विष नहीं निकलता है। तनीषा की लाश को घर लाया जाता है। जब उसकी लाश घर आती है तो गांव वाले बोलते हैं कि सांप का डसा इंसान जल्दी नहीं मरता। हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई और साजिश है या कोई ना कोई और मसला है। गांव वालों की बात सुनकर तनीषा का भाई और उसकी माँ के अंदर एक और उम्मीद जागती है, क्योंकि गांव वाले कहते हैं किसी सपेरे को बुलाओ,
सपेरे को बुलाने से इसका विष उतर सकता है। कोई सपेरा ही अपनी धुन से उस सांप को बुलाकर तनीषा का विष उतार सकता है। उसके बाद दूर गांव से सपेरे को बुलाया जाता है। सपेरा उसके घर आकर तनीषा की लाश देखता है और देखकर कहता है कि तनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, ये मर चुकी है, किसी नागिन ने इसे डसा है। तब जाकर तनीषा का भाई सपेरे को बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक नाग को खेत में मारा था और नागिन बचकर भाग गई थी। सपेरा कहता है कि नाग से ज्यादा जिद्दी नागिन होती है, वो अपना बदला लेकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने लोग वहां मौजूद थे सभी को नागिन चुन चुनकर डस लेगी और सभी को मार डालेगी। नागिन इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। गांव के लोगों में भय छा जाता है। सभी जान गए कि नागिन अपना बदला लेना चाह रही है और सभी को डस लेगी। गांव वाले और तनीषा का भाई सपेरे से जिद करने लगे कि किसी तरह नागिन को अपने बस में कर ले ताकि उसे मारा जा सके, पर सपेरा इसके लिए राजी नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता है कि अगर मैं नागिन को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो तुम उसे मार डालोगे, और ये सपेरों का नियम के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। पर गांव वाले उससे मिन्नत करने लगे और कहने लगे कि एक नागिन का मरना भला है या फिर गांव के सारे लोगों का, क्योंकि उस वक्त सारे लोग वहां पर मौजूद थे। तुम क्या चाहते हो, इतने सारे लोग यतीम हो जाएं, इनके बच्चे यतीम हो जाएं, इनकी बीवियां विधवा हो जाएं। सपेरे, अब तुम्हें ही हमारे लिए सब कुछ करना होगा। अगर तुमने हमारी मदद ना की तो यहाँ पर गांव में लाशों के ढेर लग जाएंगे। बहुत देर तक सपेरे से मिन्नत करने के बाद और उससे बहुत ज़्यादा इल्तिजा और बहुत ज़्यादा दरखास्त करने के बाद सपेरा इस बात के लिए राजी हो गया कि वो सिर्फ वो जगह बता सकता है जहां पर नागिन मिलेगी। उसने फिर भी बुलाने वाले पर राजी नहीं हुआ। बस उसने ये बता दिया कि नागिन इन लोगों को कहां पर मिलेगी और इन्हें क्या करना है। जैसे ही गांव वाले ये बात सुनते हैं कि सपेरा उस जगह के बारे में बता सकता है जहां पर नागिन है, तो उनके अंदर एक और उम्मीद की किरण जागती है कि अब हो सकता है कि तनीषा तो इस दुनिया से चले गई है लेकिन हम लोगों को बचा गई हो। गांव वाले राजी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम हमारी इतनी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। लेकिन सपेरा कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपना गुजर बसर अच्छे से कर रहा हूँ, मैं तो तुम लोगों के भले के लिए तुम्हें वो जगह भी बता रहा हूँ। सपेरा अपना मंत्री शक्ति का उपयोग करता है और नागिन कहाँ है इसका पता लगा लेता है। कुछ देर तक इधर उधर भटकने के बाद सपेरा बोलता है कि नागिन अब भी यहीं पर है और छुपकर हम सब पर नजर रखे हुए है। वो इस वक्त तुम्हारे घर के अंदर है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। सपेरा इतना कहकर वहां से चला जाता है। घर के सभी लोग नागिन को खोजने के लिए अंदर चले जाते हैं। घर का छप्पा छप्पा छान मारते हैं क्योंकि उनको अब नागिन किसी भी हालत में चाहिए थी। बहुत देर तक घर के अंदर खोजने के बाद नागिन का कहीं अता पता नहीं चलता। उसके बाद गांव के लोग नागिन को आसपास खोजने लगते हैं। बहुत देर के बाद नागिन उसके घर के सामने बने फूस के घर में मिलती है। वो छत से सटकर बैठी थी। जैसे ही किसी ने देखा तुरंत इसकी खबर सभी को दे दी। जितने भी लोग वहां मौजूद थे सभी लाठी डंडा लेकर नागिन के पीछे पड़ गए। देखते ही देखते सभी गांव वाले मिलकर नागिन को मार दिए। उसे मारकर घर के बाहर ले आए। तनीषा के घर के सामने बहुत भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि नागिन का भी अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि नागिन हमसे बदला लेने फिर से आ जाए। तनीषा को दुल्हन का लिबास पहनाया गया और उसे शमशान घाट ले जाया गया। तनीषा की चिता में ही उस नागिन की लाश को भी रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि इन सबको पता था कि अगर उसका अंतिम संस्कार ना किया गया तो हो सकता है वो पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाए या फिर उसकी नागिन का बदला पूरा ना होने की वजह से वो हमसे बदला ले।